Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. It's Ikra Khan over here, welcoming you on behalf of Maths Box. Today I'm here to proceed the lectures of PPSC Lecture Maths 2015. I'm gonna deliver next 5 questions today. Dear viewers, हमारी डिस्कशन जा रही थी PPSC Lecture Maths 2015 के पेपर पर, जिसके हम लोग पहले 15 क्वेश्चन डिटेल सोल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। आज हमारी डिस्कशन होगी क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 पर। अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप अवेयर रहें। और फर्दर मोर लाइव लेक्चर्स भी PPSC के मुख्तलिफ टॉपिक्स पर दिए जा रहे हैं। तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में अपनी मेल जो है वो भी पोस्ट करनी है आपने, और बेल आइकन को लाजमन प्रेस करना है ताकि जब भी हम लोग लाइव आएँ तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमें ज्वाइन कर लें। तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम PPSC लेक्चर मैथ्स 2015 वो आपके पास है। द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड जेड स्केयर माइनस 2z बाय जेड प्लस 1 होल स्केयर इंटू जेड स्केयर प्लस 4 एट जेड इज इक्वल टू 2 आयोटा। ऑप्शन नंबर ए 14/25, ऑप्शन नंबर बी 7 प्लस आयोटा बाय 25, ऑप्शन नंबर सी 7 माइनस आयोटा बाय 25 एंड ऑप्शन नंबर डी -7 माइनस आयोटा बाय 25। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन उठाया गया है रेजिड्यूज, क्योंकि आपको जेड नज़र आ रहा है तो आप लोग इसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डील करते हैं। तो मैं रेजिड्यूज आपको निकालना सिखा रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के हवाले से, कि रेजिड्यूज की हेल्प से फिर आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली जब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की तरफ आप जाते हैं तो आप तमाम के तमाम फंक्शंस के रेजिड्यूज निकाल लेते हैं, उनका सम कर लेते हैं, उसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो बेसिकली आपकी इंटीग्रेशन का सल्यूशन होता है। तो यहाँ पर मैं आपको जो है रेजिड्यूज निकालना सिखा रही हूँ, जो उसने यहाँ पर एक के लिए मांगे हैं। आपने अगर यही चीज़ यहाँ पर इंटीग्रल साइन हो जाता तो वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप किस तरीके से उसको प्रोसीड करेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें z इज इक्वल टू 2 आयोटा, तो देखते साथ हमें ये नहीं पता चल रहा कि इस पॉइंट पर सिंगुलैरिटीज़ हैं या नहीं। सिंगुलैरिटीज़ बेसिकली ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, मतलब इन्फिनिटी की तरफ चला जाए। तो यहाँ पर हमें एफ ऑफ जेड की सिंगुलैरिटीज़ पता चल रही हैं। एक तो z-1 पर ये इन्फिनिटी हो जाता है, और दूसरा इसको अगर हम स्प्लिट करें कैन बी रिटर्न एज z+2 आयोटा एंड z-2 आयोटा, तो वहाँ से आपके पास +-2 आयोटा जो होगा वो भी सिंगुलैरिटीज़ होंगी आपकी। ठीक है, तो रेजिड्यूज बेसिकली आप सिंगुलर पॉइंट्स पर रेजिड्यूज निकालते हैं। वो कैसे? अब यहाँ पर 3 सिंगुलर पॉइंट हैं, एक z इज इक्वल टू -1 है, एक z इज इक्वल टू +2 आयोटा है, एक z इज इक्वल टू -2 आयोटा है। लेकिन उसने रेजिड्यू जो पूछा है वो सिर्फ एक सिंगुलर पॉइंट पर पूछा है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। एफ ऑफ जेड, मैं पहले इसको सिंपल स्ट्रक्चर देने लगी हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि इसमें ये जो पॉइंट डिस्कस हुआ है ये है भी या नहीं। z+1 का स्क्वायर, इस चीज़ को आप स्प्लिट करके लिख सकते हैं z+2 आयोटा और z-2 आयोटा। अब ज़रा आप इसकी होल पावर देखें तो इसकी भी होल पावर 1 है, इसकी भी होल पावर 1 है। ठीक है, तो ये आपके पास पोल ऑफ ऑर्डर 1 देगा। ठीक है, अब देखें कि हम लोगों ने इस पर रेजिड्यू निकालना है। तो रेजिड्यू सिंपल पोल, जो पोल ऑर्डर 1 का होता है उसको सिंपल पोल कहते हैं। तो सिंपल पोल के लिए जो रेजिड्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला आपके पास होता है वो मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ कि आप इस तरीके से लिखते हैं रेजिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जेड, और आपके पास पॉइंट होता है यहाँ पर, जो भी पॉइंट हो जिस पर सिंगुलैरिटी हो, सिंगुलर सोल्यूशन मतलब सिंगुलैरिटी हो जिस पॉइंट पर, वो यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ पर 2 आयोटा दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 2 आयोटा पुट करूँ तो ये पूरा फंक्शन एफ ऑफ जेड अनडिफाइंड हो जाएगा। तो z इक्वल टू 2 आयोटा एक सिंगुलर पॉइंट है। तो इसके लिए आप लोग पोल 1 है
ठीक है, सिंपल पोल है मतलब पोल ऑफ ऑर्डर 1 है। सिंपल पोल के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट। यहाँ पर आप लिखते हैं z माइनस z नॉट की पावर 1 है तो n की जगह 1 लगेगा, और यहाँ पर एज अ होल आप f ऑफ z लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन कर दें, लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट। z नॉट बेसिकली आपके पास क्या है, 2 आयोटा है। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा z माइनस 2 आयोटा, और यहाँ पर आपके पास पूरा फंक्शन आएगा, वो क्या है, z स्क्वायर माइनस 2z बाय z प्लस 1 होल स्क्वायर, z प्लस 2 आयोटा, और साथ में ही आपका आ जाएगा z माइनस 2 आयोटा। z माइनस 2 आयोटा को आप यहाँ से कैंसिल आउट कर दें। कैंसिल करने के बाद आपने इसमें लिमिट पुट कर देनी है। लिमिट पुट करने से आप, मैं चले यहाँ से z कॉमन लेने के बाद पुट कर रही हूँ 2 आयोटा, और अंदर एक z रह जाएगा, उसकी जगह 2 आयोटा माइनस 2। उसके बाद अगर यहाँ आप पुट करें तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, 2 आयोटा प्लस 1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, यहाँ से 2 मज़ीद कॉमन ले लें, 4 आयोटा। वो 4 आयोटा इस 4 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, मैं नहीं लिख रही। यहाँ पर रह गया है आयोटा माइनस 1। यहाँ पर 4 आयोटा से कैंसिल हो रहा था तो मैंने उसके साथ कैंसिलाइजेशन के बाद जो चीज़ बची वो लिख ली। यहाँ पे मैं फार्मूला ओपन करने लगी हूँ। ए स्क्वायर आएगा 4 आयोटा स्क्वायर, तो वो -4 बन जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, और 2ab में आ जाएगा 4 आयोटा। तो इसको मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर जो बनता है दैट इज़ माइनस आयोटा माइनस 1, और बाय में आपके पास आ जाएगा -3 प्लस 4 आयोटा। जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करना सबको आता है, -3 -4 आयोटा -3 -4 आयोटा। तो इसकी जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो ऊपर आपके पास बचेगा आयोटा प्लस 7, और बाय में ये 9, और माइनस और आयोटा स्क्वायर का माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16, 9 प्लस 16 विल बी 25। तो आप यहाँ से अगर ऑप्शन इसको रेंज कर लें 7 प्लस आयोटा बाय 25, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये ऑप्शन नंबर बी है आपके पास। सो द सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम BPSC लेक्चर मैथ्स 2015, द रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z z स्क्वायर माइनस 2z over z plus 1 z square plus 4 at z is equals to 2 iota is ऑप्शन नंबर बी, z प्लस आयोटा बाय 25। ये तो आपका सोल्यूशन था इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर तो आपके पास सिंपल पोल्स थे, मतलब पोल ऑफ ऑर्डर 1 था। अगर वो आपको कह देता कि z इज इक्वल्स टू 1 पर, तो z इज इक्वल टू 1 पर भी तो ये अनडिफाइंड हो रहा, मतलब सिंगुलर पॉइंट है, z इज इक्वल्स टू -1। तो उस पर आप डायरेक्ट ये फार्मूला नहीं लगा सकते थे, क्योंकि इस पर एज अ होल पावर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस ये पोल ऑफ ऑर्डर 1 नहीं रहेगा, इसके लिए फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो मेरी सजेशन ये है कि अब जो मैं फार्मूला लिखने लगी हूँ वो आप एज अ होल याद कर लें। पोल ऑफ ऑर्डर 1 हो, पोल ऑफ ऑर्डर 2 हो, जिस मर्जी ऑर्डर का पोल आपको मिल जाए उस पर आपने क्या कर देना है, वो वाला फार्मूला अप्लाई कर देना। उसी से ये बेसिकली ये वाला फार्मूला भी डिराइव हुआ है, तो वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, तो उसको आप चेक कर लें कि वो है क्या। यहाँ पर छोटा सा करके लिख लेती हूँ। मैं मिटा इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन और भी किसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है कि और ये किस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में या कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में रेजिड्यूज हेल्प करेंगे। इसके लिए आपके पास फार्मूला होता है रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड नॉट, दैट इज़ बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पर लिखने लगी हूँ 1/n-1 फैक्टोरियल लिमिट z approaches to z naught d पावर n-1 dx पावर n-1। बेसिकली x नहीं होता, यहाँ z होता है, और यहाँ पर होता है z माइनस जेड नॉट होल पावर n, और साथ ही आप क्या लिख देते हैं f ऑफ z। यह आपके पास जनरल फार्मूला है टू फाइंड आउट द रेजिड्यू। अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए ये वाला अप्लाई करूँ तो वो कैसे ये रेड वाला बना है जिसको मैंने टिक किया है वो ज़रा देखिएगा।
यहाँ पर आपके पास पोल ऑफ ऑर्डर क्या है, 1 है, मतलब n की वैल्यू 1 है। तो जब यहाँ पर आप पुट करेंगे 1 माइनस 1 भी 0, 0 फैक्टोरियल आपके पास 1 होता है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट मैंने एज इट इज़ लिखा, 1 माइनस 1 विल बी 0, तो d पार्ट 0 कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो वो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया। फिर z माइनस जेड नॉट n की जगह 1 लगा दिया, तो ये फार्मूला बना है। फिर f ऑफ z एज इट इज़ मीन्स अगर आप ये जनरल फार्मूला याद कर लेते हैं तो पोल ऑफ ऑर्डर जो मर्जी आ जाए आप आसानी से वहाँ कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्वेश्चन आपका ये आ जाता, ये मतलब यहाँ से ये इसको ओमिट कर देता और बस आपको कह देता कि यहाँ पर इसकी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें, जो कि अक्सर आपको क्वेश्चन पेपर्स में मिलते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी आप रेजिड्यूज़ की हेल्प लेंगे। जिस तरीके से मैंने एक रेजिड्यू निकाला है, आप z इज इक्वल्स टू -2 आयोटा पे भी रेजिड्यू निकालेंगे, फिर z इज इक्वल्स टू -1 पर भी रेजिड्यू निकालेंगे। तीनों रेजिड्यूज़ को निकाल के ऐड करेंगे और 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा आपके पास। तो रेजिड्यूज़ आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम पीपीएससी लेक्चरर मैथ्स 2015। आगे मूव करने से पहले थम्स अप का बटन प्रेस करें, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है हम लोगों ने। बेसिकली जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है ना, ये भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से क्वेश्चन उठाया गया है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इसको हम लोग सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस भी कहते हैं। और सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस जो बेसिकली होता है कि ये जो आपके पास पावर सीरीज़ होती है, ये बेसिकली पावर सीरीज़ है ना। पावर से मतलब एन को अगर आप वेरिएशन दें तो आपके पास पावर सीरीज़ बनेगी। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की सारी डिपेंडेंस आपके पास कोफिशेंट पर होती है। मतलब ये जेड एन हमारे किसी काम का नहीं है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पता करने के लिए। अब यहाँ पर आप 2 टेस्ट लगा सकते हैं। एक आप टेस्ट लगा सकते हैं रूट, ठीक है, जो मैं रूट टेस्ट ही लगाऊंगी। दूसरा आप रेशो टेस्ट लगा सकते हैं। डिफरेंट टेस्ट होते हैं आपके पास। मैं आसान अप्रोच यूज़ करने लगी हूँ क्योंकि एज अ होल पावर n है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि मैं अगर ये वाला टेस्ट लगा दूँ कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n, तो मुझे ये कुछ ना कुछ क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो मैं ये फाइंड आउट करने लगी हूँ। यहाँ पर ए जो है आपके पास बेसिकली ये है, मैंने पहले बताया है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए आपने सिर्फ कोफिशेंट्स को डील करना है। तो यहाँ पर कोफिशेंट जो ए है आपके पास, ए एन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 3 + 4 आयोटा पावर n होल पावर 1/n। ये बेसिकली और पावर n 1/n बाहर होती है, तो कोई मसला नहीं है। या मैं जनरल यहाँ पर लिख रही हूँ n × 1/n लिमिट, ठीक है, ये लेते हैं और फिर उसका मॉड निकाल लेते हैं, लास्ट मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ये देखें हमारे पास क्या हो गया है, कैंसिल आउट हो गया। लिमिट पुट कर भी दें तो n है ही नहीं, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको पता ही है एब्सोल्यूट वैल्यू मैग्नीट्यूड होता है, मॉडुलस जिसको कहते हैं, वो आपके पास क्या आ गया, 9 + 16 विल बी 25, और उसका स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ जाएगा, 5। अब भाग के क्लिक नहीं कर लेना, क्योंकि ये आपके पास सेल आया है, कोई लिमिट आई है। तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो इसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब r इज इक्वल्स टू 1/n, तो दैट इज इक्वल्स टू 1/5। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट है। आप इसमें ये वाला भी टेस्ट लगा सकते हैं, n + 1/an, लिमिट अप्लाई करने के बाद हम मॉड ले लें तो भी आंसर यही हो। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैंने सिर्फ कोफिशेंट्स को लेके आप लोगों को सॉल्व करना सिखा दिया है, तो मेरे ख्याल में ये ईजीएस्ट अप्रोच है, क्योंकि हमें होल पावर n नज़र आ रही थी, तो ये आसानी से हम एवेल्यूएट कर सकते हैं। बस यहाँ पर जो ध्यान रखना है हम लोगों ने, ये तो पहले से ही डिस्कार्ड हो गई क्योंकि ये आंसर नहीं आया, तो ऑप्शन
हम लोग ये समझते हैं कि ये आंसर है, ये तो लिमिट का आंसर है। ये उसने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मांगा हुआ है, वो रेसिप्रोकल होता है, मतलब आर और एल में रिलेशन होता है, आर इज इक्वल टू 1/L। तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लें तो 1/5 आपका करेक्ट आंसर है। सो द बेस्ट एंड appropriate और यू मे से द comprehensive solution along with the comprehensive solution मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया क्वेश्चन नंबर 17। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज समेशन, अच्छा ये सीरीज होती है समेशन जिसके साथ लिखी होती है 3 + 4 iota n z power n is option number A 1/5. Okay, let's move toward question number 18 from PPSC Lecturer Maths 2015, that is limit n approaches to infinity 1 plus x over n whole power n is option number A 1, option number B 0, option number C e power x और option number D e power n। रियल एनालिसिस से क्वेश्चन उठाया गया, ठीक है। BSc में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, इवन FSC की बुक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सोल्यूशन प्रोवाइड करने लगी हूँ, तो डायरेक्ट आप जो हैं डिस्कार्ड करने से बच जाएंगे और बाकी राइट ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे। मैं एक रिजल्ट लिखने लगी हूँ। रिजल्ट आपके पास क्या है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n इज इक्वल्स टू e। दिस इज एन आयलर फंक्शन बेसिकली, ई को आयलर फंक्शन कहते हैं गालमन, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 2.17 सो ऑन। एक ही फार्मूला है, ये भी आंसर ही जनरेट कर रहा होता है। और अगर इसको मैं n अप्रोचेज टू 0 कर दूं, मतलब इसकी जो दूसरी फॉर्म है वो ये हो जाएगी, n को अगर मैं अप्रोच करवा दूं 0 तक, तो आपने ये नहीं कहना कि इन्फिनिटी नहीं है तो इसका आंसर ये नहीं बन सकता, उसमें यहाँ पर चेंज आएगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा, प्लस रहेगा, ये n ऊपर चला जाएगा और ये 1/n बन जाएगा इज इक्वल्स टू, ये भी आपके पास ही आंसर देता है। ये दोनों फार्मूला सेम है, फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। बेसिकली क्या है, यहाँ पर लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब पहला वाला फार्मूला आपने क्लिक करना है, इसके साथ मैच करेंगे। जो जो चीज़ें इसके साथ बन रही हैं, जो नहीं बनेंगी उसको हम लोग उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके बनाएंगे। मतलब लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी आपके पास है, ठीक है, 1 आपके पास है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ 1 की जगह x लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर n है। अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ था तो वो 1 यहाँ था और ये क्वेश्चन n है। मीन्स कहने का कि जो आपके पास प्लस के साइन के बाद चीज़ है उसका रेसिप्रोकल जो है वो पावर बननी चाहिए। 1/n का रेसिप्रोकल n/1 है, तो पावर रेसिप्रोकल होगी तो ई बनेगा। लेकिन यहाँ पर तो x/n, इसका रेसिप्रोकल आपके पास क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है n/x। मीन्स x से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और x से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। जो डिवीजन वाला है वो मैंने अंदर रख दिया और जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वो मैंने बाहर ही छोड़ दिया। ये सारा इस रिजल्ट से क्या आंसर देगा, ई, और ये ऊपर क्या आ गया x। सो हियर यू आर गेटिंग द ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + x/n होल पावर n इज ऑप्शन नंबर सी ई पावर x। डियर ऑडियंस, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम PPSC लेक्चरर मैथ 2015। u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ई एक्स कॉज ऑफ वाई इज ऑप्शन नंबर ए हार्मोनिक, ऑप्शन नंबर बी एनालिटिक, ऑप्शन नंबर सी नॉट हार्मोनिक एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो पहले तो आप लोगों की इनकी टर्म्स जो जो यूज़ हुई हैं उनका मतलब पता होना चाहिए, उनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। ये भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से क्वेश्चन उठाया हुआ मास्टर लेवल्स का, ठीक है। सबसे पहले हार्मोनिक फंक्शन आपके पास एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हों, ठीक है, और वो कंटिन्यूस भी हों और वो लैप्लायन इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें। मैंने यू के लिए लिखी है लैप्लायन इक्वेशन। मीन्स दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट भी करें, कंटिन्यूस भी हों और वो लैप्लायन इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करें, तो उसको हम लोग कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है आपके पास, एनालिटिक फंक्शन ऐसा होता है कि जो किसी एक खास पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो और साथ साथ उस पॉइंट के नेबरहुड में जितने पॉइंट्स हैं उन पर भी डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। डिफरेंशिएबल होना मतलब किसी एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना एनालिटिसिटी नहीं है। एक पॉइंट पर अगर एनालिटिक
हम कह रहे हैं तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो सिर्फ उसी पॉइंट पर है, वो उस पॉइंट के नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स हैं करीब करीब उनमें भी एनालिटिक है, मतलब उस पॉइंट के अलावा भी कहीं उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अगर तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल एग्जिस्ट करता है सिर्फ एक पॉइंट पर, हम लोग ये डेफिनेशन पढ़ते हैं एनालिटिक क्या है। एनालिटिक वो फंक्शन कंसीडर किया जाता है जो सिंगल वैल्यूड है और उस चीज़ का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो। ऐसी बात किताब में लिखी हुई है, लेकिन उसका मतलब हम लोग गलत अखज़ करते हैं। जो एनालिटिक का बेसिक डिफरेंशिएबल का मतलब होता है डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। एनालिटिक का मतलब होता है एक पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के साथ साथ उसके नेबरहुड में भी कोई ना कोई हमें पॉइंट ऐसा मिल जाए जिसमें एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबल हो, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। उसके बाद आता है आपके पास रेगुलर। रेगुलर एक ऐसा फंक्शन होता है जो गिवन डोमेन में हर पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करवाए। उसके बाद होता है इंटायर फंक्शन। इंटायर फंक्शन का मतलब होता है जो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर आपके पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट कराए, मीन्स पूरे इंटायर फंक्शन इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन पर जो आपके पास एनालिटिक होता है उसको आप इंटायर फंक्शन कहते हैं। तो ये 3 से 4 चीज़ें हैं, डिफरेंशिएबल होना, एनालिटिक होना, रेगुलर होना और इंटायर होना, ये अलग अलग चीज़ें। तो एनालिटिसिटी यहाँ पर क्या है, किसी खास पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने के साथ साथ उसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना, ये एनालिटिसिटी है। नॉट हार्मोनिक का मतलब है ये या तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स ना एग्जिस्ट करें, या वो कंटिन्यूस ही ना हो, या सबसे आसान अप्रोच है कि लैप्लासियन इक्वेशन को सेटिस्फाई ही ना करें। मतलब इसके लिए आपके पास डेल स्क्वायर यू नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो वो नॉट हार्मोनिक होता है। फंक्शन आपको दे दिया है इसने, बहुत सिंपल है, आपने इसके 2 पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो लैप्लासियन इक्वेशन इस तरीके से आप लिखते हैं, एक ये फॉर्म दी हुई है, एक मैंने ये फॉर्म दे दी है, और तीसरी फॉर्म भी मैं यहाँ लिख रही हूँ जिसको आप पार्शियल डेरिवेटिव्स इस तरीके से भी कह सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही है। ये इक्वेशन हम लोगों ने सेटिस्फाई करवानी है। अच्छा, एंटायर फंक्शन है ये आपके पास, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो एंटायर फंक्शंस होते हैं, इसका मतलब है कंटिन्यूस हैं। एंटायर फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल है, या अगर मैं सीक्वेंस बताऊं, एंटायर फंक्शन है तो रेगुलर है, रेगुलर है तो एनालिटिक है, एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस है। ठीक हो गई बात? तो इसका मतलब क्या हो गया कि ई की पावर एक्स और कॉज ऑफ वाई, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो निकालेंगे या इनके जो निकलेंगे वो बेसिकली आपके पास कंटिन्यूस होंगे, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है। आगे देखें ज़रा, ये 2 चीज़ें हमें चाहिए। यू ऑफ एक्स एक्स मैं निकाल रही हूँ, ये चले पार्शियल यू और पार्शियल ऑफ एक्स नीचे एक वे लिखी है तो वो मैं लिख देती हूँ। वो आपके पास हो जाएगा ई एक्स कॉज ऑफ वाई। उसके बाद पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल ऑफ एक्स स्क्वायर, वो आपके पास हो जाएगा अगेन ई एक्स कॉज ऑफ वाई। ठीक होगी बात? इसी तरीके से आपके पार्शियल यू ओवर पार्शियल ऑफ वाई चाहिए, दैट इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स साइन ऑफ वाई। फिर आपको चाहिए पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल ऑफ वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ई की एक्स कॉज ऑफ वाई। अब इन दोनों वैल्यूज को आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास है ई की एक्स कॉज ऑफ वाई माइनस ई की एक्स कॉज ऑफ वाई। सो हियर यू आर गेटिंग आंसर 0। लैप्लासियन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर चुके हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी किए हैं, वो कंटिन्यूस भी हैं, मैंने आपको बता दिया है। कंटिन्यूस होने के बाद लैप्लासियन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गए तो इसका मतलब है गिवन फंक्शन दिया हुआ है आपको, दैट इज हार्मोनिक। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन नंबर 19 के लिए राइट ऑप्शन है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये आपके पास इंटीग्रेशन से रिलेटेड है और ये एक रिज़ल्ट है, ठीक है, और इसका डायरेक्ट आपको आंसर पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स, जो बेसिकली आपके पास क्या होनी चाहिए, पाई बाय 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पाई बाय 2 है, लेकिन मैं इसकी डेरिवेशन आपको दे रही हूँ कि किस तरीके से ये डिराइव किया है। इसके लिए हम लोगों ने हेल्प ली है लैप्लास से। तो जिन लोगों ने लैप्लास के फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ी हुई वो उनके चक्कर में ना पड़ें। कम ही क्वेश्चन लैप्लास और फोरियर के हिसाब से आते तो बस कॉमन रिजल्ट्स आप याद कर लें, मतलब इस क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं, पाई बाय 2 है। फिर भी मैं आपको इसकी डेरिवेशन दे देती हूँ कि जो आपका इंटीग्रल है बेसिकली 0 से इन्फिनिटी साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स डी एक्स, वो बेसिकली किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ साइन ऑफ एक्स ओवर
एक्स। और ये चीज़ लैप्लास ऑफ साइन ऑफ एक्स, जिन्होंने तो लैप्लास पढ़ी है उनको तो ये डेरिवेशन ईजी लगेगी, क्योंकि ओरिजिनल नहीं पढ़ी, मैं दोबारा बता रही हूँ, इसमें से क्वेश्चन कम ही क्लिक होता है, तो आप ज़्यादा वक्त इस पर ना ज़ाया करें, बस इस रिज़ल्ट को याद करें। तो लैप्लास जो होता है आपके पास बेसिकली साइन ऑफ ए एक्स का, वो आपके पास होता है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उस रेफरेंस से साइन ऑफ एक्स का मैं लैप्लास लेने लगी हूँ, दैट इज़। अच्छा, ये फर्दर चीज़ आपके पास होती है 0 to इन्फिनिटी, और यहाँ पर आपने इसका लैप्लास लेना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आपको पता है दैट दिस इज़ द फार्मूला फॉर tan इनवर्स ऑफ एक्स infinity to 0. Tan inverse of infinity is pi by 2. Tan inverse of 0 is 0. So here you are getting the answer pi by 2. तो ये रिजल्ट है लैप्लास का और ये भी रिजल्ट है लैप्लास का। तो अब डायरेक्ट याद कर लें क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स डी एक्स, दैट ऑलवेज गिव्स द आंसर पाई बाय 2। 90 आपको आंसर मिलता है इसका। इसको याद रट्टा लगाने का तरीका भी बता रही हूँ। साइन एक्स ओवर एक्स अगर लिमिट अप्लाई करें यहाँ पर आप, तो एक रिज़ल्ट हम लोगों ने याद किया और रट्टा है, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, तो आपके पास 1 आता है। तो साइन ऑफ 1 किस पर आएगा? साइन ऑफ 1 आपका 90 पर आएगा, पाई बाय 2। याद करने का तरीका बता रही हूँ, वैसे कोई इसके पीछे बैक एंड साइड मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, जो हमने 16 से 20 तक दिया है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में लाजमन आइएगा और अपनी ईमेल आईडी पोस्ट करें। और फर्दर मोर आप लोग हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे होते हैं, तो आपके ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया जाता है, उसके थ्रू आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बोले इतना ही करना था, क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक की। तो डियर व्यूवर्स, ये थे आपके पास पीपीएससी लेक्चर मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, इंशाल्लाह बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट किया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।